गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज हम बीए तृतीय वर्ष का जो हमारा पाठ्यक्रम है कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, उसमें हिंदी, नाटक और निबंधों की हम बात कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं उनमें जो शैली से संबंधित जो विशेषताएं पाई जाती है, शैलीगत विशेषताएं, उनका अध्ययन इस कारांश में करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात करें तो उन्होंने अपना निबंध संग्रह जो प्रकाशित किया वो चिंतामणि नाम से प्रकाशित किया। चिंतामणि में दो प्रकार के निबंध हमें मिलते हैं, एक तो मनोविकारों से संबंधित और दूसरा है समीक्षा से संबंधित। शुक्ल जी ने अपने निबंधों की जो शैली है वो उसको अपने व्यक्तित्व के अनुसार बनाया है, यानी जो उनकी निबंधों की शैली उनके व्यक्तित्व से मेल खाती है। उनके निबंधों में अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग हुआ है, जिनका अध्ययन हम आज निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले जो शैली आती है वो है आलोचनात्मक शैली। आलोचनात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने शास्त्रीय समीक्षा संबंधी निबंधों में किया। हमने बात की थी, शुक्ल जी ने दो प्रकार के निबंध लिखे थे, मनोविकारों से संबंधित और समीक्षा से संबंधित। तो समीक्षा से संबंधित जो निबंध हमें मिलते हैं उनमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? आलोचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। यह चिंतन प्रधान शैली है, यानी इसमें चिंतन को विशेष महत्व दिया है। इसके साथ ही इसमें तर्क और विश्लेषण, विश्लेषण किसे कहते हैं? किसी चीज की व्याख्या करना, उसके अंत तक पहुंचना। तो तर्क और विश्लेषण की प्रधानता इसमें है। इसके साथ ही भाषा की सुव्यवस्था का प्रयोग इस शैली में देखने को हमें मिलता है। एक उदाहरण के द्वारा अगर हम इसे समझना चाहें तो शुक्ल जी अपने निबंध के अंतर्गत लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये जो इनका जो वाक्य है वो आलोचनात्मक शैली से संबंधित है, यानी वो समीक्षात्मक निबंधों में आलोचना का या समीक्षा करते हैं। दूसरी शैली है गवेषणात्मक शैली। सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित निबंधों में इस शैली का प्रयोग होता है। इसमें विषय प्रतिपादन की क्षमता अद्भुत रूप से पाई जाती है, यानी किसी विषय को स्पष्ट करने की क्षमता। इसके साथ ही इसमें सिद्धांत निरूपण अत्यंत स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें वाक्य लंबे लंबे हो गए हैं किंतु कहीं भी अस्पष्टता नहीं है, यानी इसमें लंबे वाक्य पाए जाते हैं लेकिन कहीं पर भी ऐसा हमें नहीं लगता कि वो वाक्य हमें समझ में ना आया हो। इसमें भाषा के संस्कृत शब्दों से युक्त दिखाई पड़ती है, यानी जो भाषा है वो संस्कृत के तत्सम शब्दों से का प्रयोग इस शैली में हुआ है। एक उदाहरण हम देखते हैं, वो लिखते हैं कि व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मक बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त ही रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। अगली जो शैली है वो है भावात्मक शैली। शुक्ल जी के निबंधों में हृदय और बुद्धि दोनों का संतुलित समन्वय हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है विचार और तर्क, यानी चिंतन की गंभीरता और उसमें भावात्मकता का संबंध हृदय से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से है, क्योंकि बुद्धि क्या करती है? चिंतन। और हृदय पक्ष किससे जुड़ा हुआ है? भाव पक्ष से। तो चिंतन की गंभीरता के साथ साथ भावात्मकता का समावेश इनके निबंधों में हुआ है। जहां उनका हृदय प्रधान हो जाता है यानी प्रमुख हो जाता है, वहां पर भावात्मक शैली के दर्शन मिलते हैं। इनमें वाक्य
अलंकारिक और प्रश्न सूचक है, हृदय पक्ष प्रबल है और शुक्ल जी का कवि व्यक्तित्व उभरा हुआ हमें देखने को मिलता है। अगली शैली है हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली। देखिए, हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली के अंतर्गत सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया जाता है। जिन निबंधों में शुक्ल जी ने सामाजिक विसंगतियों के ऊपर बात की है, उन निबंधों में हास्य व्यंग्य शैली हमें देखने को मिलती है। किंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि उनका हास्य कैसा है। उनका हास्य जो होता है वो एक मर्यादित होता है। हास्य का प्रयोग वह ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां विषय की वस्तुगत विशेषता गंभीर विचार सूत्रों द्वारा नहीं समझाई जा सकती। यानी कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन उसे स्पष्ट नहीं कह सकते, वहां पर शुक्ल जी हास्य का सहारा लेते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम देखें तो अपने निबंध के अंतर्गत कहते हैं कि मोटे आदमियों, तुम जरा से दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही, तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। यह बात शुक्ल जी हास्य के रूप में कह रहे हैं, यानी कि वो समाज के विसंगति से संबंधित जो निबंध उन्होंने लिखे उनमें इस शैली का शुक्ल जी ने प्रयोग किया है। अगली जो शैली है वो है समास शैली। समास शैली का प्रयोग भी शुक्ल जी ने अपने निबंधों में किया है। इस शैली में विचारों की सघनता हमें मिलती है। इसके अलावा कम शब्दों में अधिक बात कहने की क्षमता भी समास शैली में दिखाई पड़ती है। समास शैली को सूत्र शैली भी कहा जाता है। समास शैली को सूत्र शैली भी कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। अगला है उदाहरण है बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इस प्रकार के उदाहरण शुक्ल जी ने अपने निबंधों में दिए, और जहां पर इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं वहां पर कौन सी शैली है? समास शैली। अगली जो शैली है वो है संस्कृत बहुला अलंकृत शैली। संस्कृत बहुला अलंकृत शैली में शुक्ल जी ने अपनी बुद्धिमत्ता यानी जो उनका जो पांडित्य है, जो ज्ञान है, उसको उन्होंने स्पष्ट किया है, दर्शाया है। यद्यपि इस शैली का प्रयोग शुक्ल जी ने बहुत कम किया है, क्योंकि उनकी भाषा सरल सहज स्पष्ट है, और संस्कृत बहुला शैली का हम जब प्रयोग करते हैं तो भाषा में क्लिष्टता उभर कर आती है जो आम जन के समझ में नहीं आ सकती। और शुक्ल जी एक उच्च कोटि के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हिंदी साहित्य में माने जाते हैं। इस शैली का जो प्रयोग है वो क्लिष्ट भाषा के लिए किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए शुक्ल जी ने इस शैली का प्रयोग बहुत कम किया है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी का जो व्यक्तित्व है वो उनकी शैली के अनुरूप है। विषय के अनुरूप भाषा शैली को परिवर्तन करने का जो काम किया है वो शुक्ल जी ने किया है। उनमें लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र, अलंकारिकता और सूत्रात्मकता, इस प्रकार के गुण शुक्ल जी के निबंधों में हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।